जब भी किसी बच्चे को पहली बार गोद में लिया जाता है तो परिवार के लोग उसकी शक्ल सूरत का किसी न किसी से मिलान करने लगते हैं। किसी को उसकी आंखें दादा से मिलती दिखती हैं तो किसी को उसका हाव भाव नाना जैसा लगता है। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा होता है तो उसकी आदतों और हरकतों को भी किसी परिवार के सदस्य से जोड़ा जाने लगता है। लेकिन इस कहानी में मामला थोड़ा अलग था। जब एक मासूम बच्चे को घर के लोग प्यार से देखते तो हर कोई यही कहता, अजीब बात है, इसकी शक्ल तो घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिलती। शुरुआत में यह बस एक साधारण चर्चा थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातें शक में बदलने लगीं। समय बीतता गया और एक दिन उस बच्चे के पिता के मन में भी यह सवाल घर कर गया, बड़ा बेटा तो मेरा ही लगता है, लेकिन छोटा, ये किसका है? शक बढ़ता गया और यह सवाल अब उनके दाम्पत्य जीवन में दरार डालने लगा। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि पति ने डीएनए टेस्ट कराने की जिद पकड़ ली। पत्नी इस बात से बेहद आहत हुई, यहां तक कि उसने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि मामला और उलझ गया। धीरे धीरे ये पारिवारिक विवाद एक भयानक मोड़ ले लेता है और फिर होता है एक ऐसा खौफनाक कत्ल जो देखने में एक सामान्य मौत की तरह लगता था। न कोई चोट के निशान, न कोई जहर का सबूत। ऐसा लगता था मानो मौत बिल्कुल स्वाभाविक हो। लेकिन पुलिस ने इस रहस्यमयी मौत की तह तक जाने का फैसला किया। जांच अधिकारी ने जब बारीकी से तफ्तीश शुरू की तो परत दर परत चौंकाने वाले राज खुलने लगे। पता चला कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई लोग शामिल थे। आखिरकार पुलिस ने सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया और सच सामने आ गया। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि शक अगर हद से बढ़ जाए तो वह रिश्तों को तोड़ने के साथ साथ खौफनाक अंजाम तक भी पहुंचा सकता है। अनसुलझा राज, एक आईबी अफसर की रहस्यमयी गुमशुदगी। हालांकि यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है, लेकिन जब भी इस घटना का जिक्र होता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कोई इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जो राजस्थान के झालावाड़ जिले से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो देश की सुरक्षा से जुड़े अहम पद पर कार्यरत था। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में एक अफसर जिसका नाम था चेतन प्रकाश गला। चेतन दिल्ली में अपनी नौकरी कर रहा था और उसे महीने में कुछ दिनों की छुट्टी मिलती थी, जब वह अपने परिवार से मिलने जाया करता था। 14 फरवरी 2018 ये वही दिन था जब चेतन दिल्ली से अपने घर के लिए निकला। पहले वह अपने माता पिता से मिलने रामगंज मंडी पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया और फिर शाम करीब 6 बजे अपनी पत्नी अनीता को फोन किया। अनीता, जो कि एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी, ने जैसे ही फोन उठाया, चेतन ने कहा, मैं अगले 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, तुम बस खाने पीने की तैयारी कर लेना। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को चिंता में डाल दिया। 1 घंटे का समय बीत गया, फिर 1.5 घंटा, लेकिन चेतन घर नहीं पहुंचा। अनीता ने फोन मिलाया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अब उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर उसका पति, जो हमेशा समय पर आता था, इस बार क्यों नहीं पहुंचा? अनीता ने तुरंत अपने नजदीकी रिश्तेदार मनमोहन मीना से संपर्क किया। वह घबराई हुई उसके पास पहुंची और कहा, भैया, चेतन ने कहा था कि वह 6 बजे निकल रहा है और 7 बजे तक घर पहुंच जाएगा, लेकिन अब रात के 8 बज चुके हैं और उसका फोन भी नहीं लग रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा, देखिए ना, वो कहाँ है? अब यह मामला सिर्फ चिंता का नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी गुमशुदगी का बन चुका था। आगे क्या हुआ? चेतन प्रकाश गला कहाँ गायब हो गया? क्या यह सिर्फ एक सामान्य लापता होने की घटना थी, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? अनीता की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। उसने अपने रिश्तेदार मनमोहन मीना से जब यह कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब सी घबराहट हो रही है, तो मनमोहन को भी लगा कि मामला गंभीर हो सकता है। मनमोहन ने तुरंत कुछ और लोगों को साथ लिया और सब मिलकर आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गला को ढूंढने निकल पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार झालरपाटन के पास भवानी मंडी मार्ग के नजदीक रेलवे की रलायता पुलिया के पास चेतन बेहोशी की हालत में मिला। वह एकदम निढाल पड़ा था, बिना किसी प्रतिक्रिया के। घबराकर सभी ने उसे तुरंत पास के एआरजी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने जो कहा, उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। हम इसे बचा नहीं सके,
यह अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही मनमोहन मीना ने सबसे पहले अनीता को खबर दी। फिर माता पिता, रिश्तेदार और आसपास के सभी लोग अस्पताल में इकट्ठे होने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने तुरंत एक एफआईआर दर्ज की, लेकिन यह किसी सामान्य मौत की एफआईआर नहीं थी। यह एक संदिग्ध मृत्यु का मामला था। 15 फरवरी 2018 को मेडिकल बोर्ड ने चेतन के शव का पोस्टमार्टम कराया। सभी को उम्मीद थी कि इससे कोई बड़ा सुराग मिलेगा, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान रह गया। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साफ हो सके कि यह हत्या थी। कोई चोट के निशान नहीं, कोई जहर के संकेत नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह मौत अपने साथ कोई बड़ा राज लेकर गई है। क्या यह सच में एक प्राकृतिक मृत्यु थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? अगर यह हत्या थी तो सबूत कहाँ गायब हो गए? कौन था जिसने इस कांड को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि कोई निशान तक नहीं छोड़ा? पुलिस इस मामले को गंभीरता से खंगालने लगी, लेकिन क्या वे सच्चाई तक पहुंच पाए, या यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया? पुलिस अपनी ओर से इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन एक अजीब बात थी। चेतन प्रकाश गला के शरीर पर न तो कोई चोट के निशान थे और न ही कोई हिंसा के संकेत। देखने में यह एक सामान्य मौत लग रही थी। फिर भी पुलिस ने किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने बिसरा रिपोर्ट को फोरेंसिक लैब भेज दिया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं कोई जहर या अन्य संदिग्ध तत्व तो शरीर में मौजूद नहीं थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब सवाल था, क्या पुलिस इसे एक सामान्य मौत मानकर केस बंद कर देगी? लेकिन चेतन के पिता इस फैसले से सहमत नहीं थे। उनके मन में एक गहरा संदेह था कि यह मौत प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पिता ने थाना न्याय लेकर रहेंगे। उन्होंने सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपील की, मेरे बेटे की मौत सामान्य नहीं है, यह एक हत्या है। पुलिस से दोबारा इस केस की गहराई से जांच करवाई जाए। 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। कोर्ट ने पिता की अपील को गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि मामले की पुनः जांच, री इन्वेस्टिगेशन होगी। अज्ञात लोगों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब मामला एसपी आनंद शर्मा तक पहुंचा। जब यह केस एसपी आनंद शर्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौर की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की, जिसमें ये अधिकारी शामिल थे: सदर थाना प्रभारी संजय मीणा एएसआई, अजीत गोगा हेड कांस्टेबल, मदन गुज्जर, कुंदन राठौर, अन्य अधिकारी महेश सिंह, हेमंत शर्मा। टीम को आदेश दिया गया, ये मामला सिर्फ किसी आम नागरिक का नहीं, बल्कि एक आईबी अफसर का है। उनकी पत्नी सरकारी शिक्षिका है और परिवार भी प्रतिष्ठित है। इसलिए इस केस की हर छोटी से छोटी कड़ी को ध्यान से जोड़ा जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। क्या इस दोबारा जांच से कोई नया सबूत सामने आएगा? क्या पुलिस उन अज्ञात हथियारों तक पहुंच पाएगी जिनका जिक्र पिता कर रहे थे, या फिर यह केस हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाएगा? 3 रास्ते, एक रहस्य। आखिरकार पुलिस को क्या मिला? कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस के लिए यह मामला और भी चुनौतीपूर्ण बन गया था। इस केस को सुलझाना आसान नहीं था, क्योंकि आईबी अफसर चेतन प्रकाश गला की मौत के पीछे कई संभावनाएं थीं। पुलिस ने बनाई संदिग्धों की सूची। जांच को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने 3 प्रमुख समूहों को ध्यान में रखा: परिवार और रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, माता-पिता, नजदीकी संबंधी दोस्त और सहकर्मी, दिल्ली के आईबी ऑफिस में काम करने वाले सहयोगी, संभावित दुश्मन, वो लोग जिनसे चेतन का कभी विवाद रहा हो। हर किसी से गहन पूछताछ शुरू हुई, लेकिन पुलिस इस केस को 3 अलग-अलग एंगल से देख रही थी। स्वाभाविक मौत, क्या यह हार्ट अटैक से हुई मौत थी? आत्महत्या, क्या चेतन अपनी निजी परेशानियों से इतना तनाव में था कि उसने खुद अपनी जान ले ली? हत्या, क्या किसी ने सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया? जब पुलिस ने चेतन के दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत की तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। चेतन अपने छोटे बेटे को लेकर अक्सर परेशान रहता था। वह इस बात को लेकर अपनी पत्नी से नाराज रहता था। उसने कई बार कहा था कि वह अपने छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट कराएगा, क्योंकि उसे शक था कि यह बच्चा उसका नहीं है। जब पुलिस ने इस बारे में अनीता, चेतन की पत्नी, से सवाल किया तो उसने साफ इनकार कर दिया।
ये सब झूठ है, हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन पुलिस जब गहराई से जांच करने लगी तो एक संदिग्ध नाम सामने आया। प्रवीण राठौर। प्रवीण राठौर राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल था। उसका अनीता से गहरा संबंध था। चेतन की मौत से ठीक पहले वह संदिग्ध रूप से सक्रिय था। अब पुलिस के हाथ एक अहम कड़ी लग चुकी थी। लेकिन क्या प्रवीण इस हत्या में शामिल था, या यह केवल एक संयोग था? आगे की जांच में पुलिस को और भी चौंकाने वाले खुलासे मिलने वाले थे। भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाया। 3 संभावित कारणों को स्पष्ट रूप से समझाया ताकि दर्शकों को केस समझने में आसानी हो। सस्पेंस को बढ़ाने के लिए प्रवीण राठौर का नाम अंत में लाया, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा बनी रहे। बीते रिश्तों का कड़वा सच। कैसे शुरू हुआ ये खतरनाक खेल? जब पुलिस ने अनीता और प्रवीण राठौर के बारे में गहराई से जांच शुरू की तो एक छुपा हुआ रिश्ता सामने आया। बचपन की दोस्ती, अधूरी मोहब्बत। अनीता और प्रवीण बचपन के दोस्त थे। प्रवीण ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी पाली और अनीता ने 2008 में सरकारी विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी शुरू की। जब अनीता की नौकरी लगी तो प्रवीण उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचा, लेकिन अनीता के परिवार ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। अनीता के घरवालों ने साफ कहा, तुम दोनों की शादी मुमकिन नहीं है, तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग हैं। अनीता की शादी 2011 में चेतन प्रकाश गला से हो गई, जो दिल्ली में आईबी ऑफिसर था। 2012 में उनका पहला बेटा हुआ और परिवार खुशहाल दिखने लगा। उधर प्रवीण राठौर की भी शादी हो गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में कहानी यहीं से मुड़ने वाली थी। सीए टॉन 14। जब पुरानी यादें फिर ताज़ा हुईं, दिसंबर 2014 में प्रवीण की पत्नी को भी सरकारी विद्यालय में नौकरी मिल गई। एक दिन जब प्रवीण अपनी पत्नी को झालावाड़ जिले के अनावर विद्यालय छोड़ने गया तो उसकी नज़र वहां एक दूसरी शिक्षिका पर पड़ी। कौन थी वह शिक्षिका? क्या इस मुलाकात ने कोई नया मोड़ दिया? शिक्षिका की पुरानी दोस्ती फिर से गहरी होने लगी। जब प्रवीण अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने जाता था तब अनीता से भी उसकी मुलाकात होती। धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से ज्यादा नजदीक हो गया। घर बदला, लेकिन इरादे वहीं रहे। उस समय अनीता गायत्री कॉलोनी में अपने माता पिता के साथ रहती थी, जिससे प्रवीण से मिलना आसान नहीं था। तब प्रवीण ने उसे हाउसिंग बोर्ड में नया घर लेने की सलाह दी, जिससे उनका मिलना आसान हो गया। आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश हर महीने सिर्फ 1-2 दिन की छुट्टी पर आता था, इसलिए अनीता और प्रवीण को मिलने से कोई रोकने वाला नहीं था। एक दिन आईबी ऑफिसर के माता पिता ने प्रवीण को घर में अनीता से मिलते देखा। उन्हें यह पसंद नहीं आया और उन्होंने साफ कह दिया कि प्रवीण चेतन की गैर मौजूदगी में घर नहीं आएगा। लेकिन अनीता ने इस रिश्ते को एक नया नाम देने का नाटक किया। रक्षाबंधन के आसपास की बात थी जब अनीता ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर इतना शक है तो मैं इसे अपना राखी भाई बना लेती हूं। उसने प्रवीण को बम्बोला भाई बना दिया और कहा कि अब उसके आने जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सच्चाई कुछ और, एक नया मोड़। जब अनीता हुई, प्रेग्नेंट्स में बीता और अनीता गर्भवती हो गई। अब सवाल उठने लगे, क्या बच्चा चेतन का था या प्रवीण का? क्या यही संदेह चेतन की मौत की असली वजह बना? लाईबी ऑफिसर की मौत। एक गहरे राज का पर्दाफाश। अक्टूबर 2017 में अनीता को एक बेटा हुआ। जब आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश अपने बेटे को देखता तो उसके मन में सवाल उठते, ये बच्चा मुझसे बिल्कुल नहीं मिल। उसने अनीता से साफ कहा, बड़ा बेटा मेरा है, लेकिन छोटे का डीएनए टेस्ट कराऊंगा। चेतन को पूरा यकीन था कि उसकी पत्नी धोखा दे रही है। जब अनीता और प्रवीण को लगा कि अब उनका राज खुलने वाला है, तो उन्होंने चेतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। डबल मोबाइल और छिपे हुए रिश्ते। अनीता के पास 2 मोबाइल थे। एक मोबाइल से वो अपने पति चेतन से बात करती, दूसरे से वो अपने प्रेमी प्रवीण राठौर से। दिलचस्प बात ये थी कि दूसरा मोबाइल खुद प्रवीण ने दिलाया था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो शुरुआत में अनीता और प्रवीण पर शक नहीं गया, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट प्लान बेहद शातिराना था। जब अनीता और प्रवीण के मिलने पर पाबंदी लगी तो उन्होंने फैसला किया, अब चेतन को ही रास्ते से हटा दो। प्रवीण राठौर ने अपने एक जानकार शाहरुख से मदद मांगी। शाहरुख एक आरटीओ एजेंट था जो गाड़ी और लाइसेंस के काम में दलाली करता था। यही शाहरुख इस खतरनाक साजिश का मोहरा बनने वाला था।
हर स्टेप को एक अलग लेयर में रखा, जिससे स्टोरी टेलिंग मजबूत हो। आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश की हत्या की साजिश, 4 नाकाम कोशिशें, और आखिरी वार प्रवीण राठौर ने शाहरुख को समझाया, मेरी बहन का पति उसे बहुत परेशान करता है, इसे खत्म करना जरूरी है। शाहरुख ने 5 लाख रुपए लिए और पहली बार चेतन को रास्ते में मारने की प्लानिंग की। दिल्ली से राजस्थान आते समय चेतन पर हमला होना था, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। चेतन ने मफलर से चेहरा ढक रखा था, जिससे हमला करने वालों को शक हो गया और वो बच गया। शाहरुख ने अपने साथी शाकिर को 2 लाख रुपए दिए और कहा, ट्रक से टक्कर मारनी है। लेकिन जैसे ही ट्रक ने स्कूटी को हिट करने की कोशिश की, चेतन बच निकला। दूसरा प्लान भी फेल। लगातार 2 और बार हत्या की कोशिश की गई, लेकिन चेतन की किस्मत हर बार उसे बचा लेती थी। अब अनीता और प्रवीण परेशान हो चुके थे। बार बार फेल हो रहे हैं, अब इसे खत्म करना ही होगा। आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान। 14 फरवरी 2018 अनीता ने खुद मुखबिरी की और बताया, आज चेतन घर आ रहा है, ये उसकी टाइमिंग है। प्रवीण राठौर ने शाहरुख को आखिरी सिग्नल दिया, अब कुछ भी करके काम खत्म करो। शाहरुख और उसके गैंग ने स्टेशन पर घेराबंदी कर दी। जैसे ही चेतन प्रकाश झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर उतरा, पहले से खड़ी कार में 3 लोग बैठे थे। जैसे ही चेतन बाहर आया, उसे जबरदस्ती कार में घसीट लिया गया। यहीं से शुरू हुआ चेतन प्रकाश का आखिरी सफर। चेतन प्रकाश को कार में जबरदस्ती डाल लिया गया। उसके शरीर में एक खास इंजेक्शन दिया गया, जिसकी ओवरडोज जानलेवा थी। इंजेक्शन के असर से चेतन धीरे धीरे होश खोने लगा, लेकिन सिर्फ इंजेक्शन से उसकी मौत नहीं हुई। नाक बंद कर दी गई, जिससे उसकी सांसें रुक गईं और वहीं उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आया इंजेक्शन का जिक्र? ये कोई आम जहर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंजेक्शन था जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दिखता। इसे अरेंज किया था संतोष निर्मल ने, जो नर्सिंग का एक्सपर्ट था। यही वजह थी कि पुलिस को पहले कोई सुराग नहीं मिल पाया, लेकिन पुलिस ने तोड़ ही दिया इस परफेक्ट मर्डर का जाल। चेतन के पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई, ये हत्या है, दोबारा जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को केस फिर से खोलने का आदेश दिया। जब पुलिस ने गहराई से जांच की, तो एक एक कड़ी जुड़ती चली गई। शाहरुख, शाकिर, संतोष, निर्मल, फरहान मुख्य साजिशकर्ता, अनीता और प्रवीण राठौर, सभी की सच्चाई सामने आ गई। कोर्ट में चार्जशीट और सजा का इंतजार 2018 में हुआ। मर्डर। और अब 2025 में इसका फैसला आने वाला है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बहुत जल्द कोर्ट इन हथियारों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा। पुलिस की जांच बेहतरीन थी, वरना ये कत्ल कभी भी साबित नहीं हो पाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तकनीकी डिटेल्स को हाईलाइट किया। परफेक्ट मर्डर को एक इंटेंस क्राइम थ्रिलर जैसा बनाया। ईमानदारी की जीत। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई की राह हमेशा सही होती है। जागरूकता की जरूरत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सही गलत की पहचान करनी चाहिए। नेकी की ताकत। अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, कि इससे हमें यह सीख मिलती है कि सही रास्ता चुनना ही असली जीत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि धैर्य और मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी किसी की बातों में आकर गलत फैसला न लें। हमें हमेशा इंसानियत और भलाई के रास्ते पर चलना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि समाज में जागरूकता बढ़े और हम सब मिलकर एक अच्छा माहौल बना सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ में।